जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक में आज हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे। जो आपका यूनिट 7 है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एमपीपीएससी का। अभी तक टोटल यूनिट 7 के हम 36 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 37वां पार्ट है। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर उसे जरूर देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पूरा उसको कवर किया गया है, जिससे आपके क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो आज हम पॉल्यूशन और इसके टाइप की बात करेंगे, तो जिसमें आज हम एयर पॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपका पॉल्यूशन टॉपिक है, 2 से 3 वीडियो में कवर होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा जितने भी पुराने वीडियो हैं उससे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करें पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स डेफिनेशन की। ठीक है, जो आपका एक तो 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। पॉल्यूशन मतलब होता है आपका प्रदूषण हिंदी में। ठीक है, तो पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। देखिए, ये बोल रहा है कि पॉल्यूशन ऐसा अनडिजायरेबल, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, जो चीज ना चाहिए जाए उसको अनडिजायरेबल बोला जाता है। तो ऐसा चेंज फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, किसमें? आपका हवा में, आपका जमीन में, आपका पानी में और आपकी मिट्टी में। आपकी पानी, हवा, जमीन और मिट्टी में ऐसा कोई फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या बायोलॉजिकल चेंज जो हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन ये हुई, कोई भी ऐसा चेंज जो हम नहीं चाहते हैं। किसमें? आपका हवा में, जमीन में, पानी में और मिट्टी में। ठीक है, वो कोई भी फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। और एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज, और जिनकी वजह से ये प्रदूषण होता है उसको प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। प्रदूषण का मतलब सिंपल अगर समझे कि हवा में, पानी में, ठीक है, जमीन में और मिट्टी में होने वाला ऐसा चेंज जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता हो या हमारी लाइफ को परेशानी में डालता हो, उसे हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो चेंज होता है जिनकी वजह से होता है, ठीक है, हवा जिसकी वजह से दूषित हुई है, पानी जिसकी वजह से दूषित हुआ है, जमीन जिसकी वजह से दूषित हुई है, या आपकी मिट्टी जिसकी वजह से दूषित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स कैन भी, जो आपके प्रदूषक है वो सॉलिड हो सकते हैं, आपके लिक्विड हो सकते हैं या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका नेचुरल अबेंडेंस, मतलब नेचुरल नेचर में जो चीज प्रेजेंट है उनसे ज्यादा अगर कोई चीज हो जाए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है, तो वो हमारे किस तरह का प्रदूषक के जैसे काम करते हैं। ठीक है, या तो ये आपका नेचर से प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोग जो काम करते हैं उससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रदूषण 2 टाइप से हो सकता है। एक प्रदूषण हो सकता है प्राकृतिक वे से, ठीक है, और दूसरा प्रदूषण हो सकता है जो हम लोग करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्या इफेक्ट है हमारे जीवन में पॉल्यूशन का, ठीक है, पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है या क्या इसका हमारे जीवन में असर पड़ता है, तो pollution is not just an environment issue but affect the health and well-being of entire society। तो प्रदूषक जो है सिर्फ इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता या सिर्फ आपके वातावरण को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर की जो हेल्थ है उसको भी इफेक्ट करता है। उसके बाद बात करें, पॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड ऑफन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो इसके अलावा हमारे ह्यूमन हेल्थ के अलावा आपका वातावरण को और वाइल्ड लाइफ मतलब जो जानवरों के जीवन है उनको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। कॉज ऑफ पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, आपके प्रदूषण के क्या कारण हो सकते उनकी बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट। कॉमर्शियल वेस्ट मतलब होता है जो पैसे कमाने के लिए चीजें की जाती है, वो कॉमर्शियल होती है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री या कॉमर्शियल वेस्ट है उसमें आपका कॉमर्शियल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्रीमाइसेस यूजिंग मेनली फॉर अ जनरल पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड और फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन, एजुकेशन, स्पोर्ट और इंटरटेनमेंट। कॉमर्शियल वेस्ट का मतलब आपका ये हुआ कि उन जगह से ऐसा प्रदूषण निकलता है जो चीजें आपके जनरल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, जनरल पर्पज या बिजनेस के लिए यूज की जाती हैं। जैसे आपका किसी चीज को रिक्रिएट करने के लिए, नई चीज, जैसे आप कोई चीज बनाना चाह रहे हैं किसी चीज को खराब करके, तो उससे निकलेगा। एजुकेशन की कोई चीज आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, शिक्षा की कोई चीज आप बनाना चाह रहे हैं, उससे निकलेगा। खेल का कोई सामग्री बनाना चाह रहे हैं, इंटरटेनमेंट जैसी कोई चीज आप बना रहे हैं, तो उससे जो भी आपका प्रदूषण निकलेगा वो आपका कॉमर्शियल प्रदूषण होगा। इसके बाद बात करें रैपिड अर्बनाइजेशन की, जो शहरीकरण हो रहा है।
ठीक है। दूसरा क्या है, जो हम लोगों का क्या हो रहा है, शहरीकरण। शहरीकरण में क्या होता है, द प्रॉमिस ऑफ जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग द अदर फैक्टर पुल्स पीपल ऑफ टू द सिटी। हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलरेडी लिव इन द सिटी एंड बाय 2050 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर एक्सपेक्टेड टू लिव इन अर्बन एरिया। एक्चुअली जब इंसान, देखिए आपका लोग मूव करेंगे आपका कहाँ पे, शहर में मूव करेंगे, किस लिए, जॉब के लिए, ठीक है। जब शहर में मूव करेंगे तो जब शहर में वो मूव करेंगे तो उनको आवागमन के लिए एक तो व्हीकल, जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाएंगी, ठीक है। उनका जो है उनको जॉब देने के लिए जो इंडस्ट्री है उनमें काम बढ़ जाएगा, तो उनकी वजह से एक हो जाएगा। तो जो शहरीकरण की वजह से होता है, शहरीकरण में जो नाला होते हैं या आपका जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से, तो वो सब जो निकलता है वो आपका इफेक्ट करता है। तीसरा बात करें फॉरेस्ट फायर की, तो वाइल्ड फायर ऑल्सो कॉस्ट फॉरेस्ट, बुश और वेजिटेशन फायर, ठीक है। तो इसको फॉरेस्ट फायर को हम लोग और क्या कह देते हैं, बुश फायर भी कभी कभी कहा जाता है इसको, और वेजिटेशन फायर भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब एक ही होती है, ठीक है। वेजिटेशन फायर, ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी अनकंट्रोल्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड कंबस्टन और बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन नेचुरल सेटिंग सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ब्रशलैंड और टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा की हमने बात की थी आपकी, जो आपका टेम्परेट रीजन के ऊपर पड़ता है, विच कंज्यूम द नेचुरल फ्यूल्स एंड स्प्लिट बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट कंडीशन, जैसे विंड और टोपोग्राफी की वजह से। तो ऐसी फायर जो अनकंट्रोल्ड होती है, जो हमने नहीं लगाई है, किसी वजह से लग गई है, और किसको इफेक्ट करती हैं, वो जंगल में जो पौधे हैं उनको इफेक्ट करती हैं, या ग्रासलैंड में, या तो जो आपके ब्रशलैंड्स होते हैं या टुंड्रा होते हैं, वो किस वजह से बढ़ जाती है, हवा की वजह से बढ़ जाती है, या टोपोग्राफी ढलान है तो उससे जो चीजें आपकी जल के नीचे गिर रही है वो दूसरी चीज को जला रही है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कैन बी इंसाइटेड बाय द ह्यूमन एक्शन। ये वाइल्ड फायर जो होता है किस वजह से, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकता है, कुछ काम कर रहे हो वो, कुछ इंडस्ट्री है वहां पे जिसकी वजह से आग लग गई, या लैंड क्लियरिंग की वजह से, ठीक है। एक्सट्रीम ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया तो वहां कुछ चिंगारी हो गया फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से, या आप कभी कभी होता है जो लाइटिंग होती है, नेचुरल लाइटिंग जो होती है आपका, बिजली कड़कती है, जो थंडर स्टॉर्म होता है उससे भी आपकी फायर लगती है। तो इतने इफेक्ट जो होते हैं पोल्यूशन के, तो ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें कि इंक्रीज इन पॉल्यूशन की, इंक्रीज इन पॉपुलेशन की, जो आपकी जनसंख्या बढ़ी है उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि रिसेंट इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज मैग्नीफाइड द इफेक्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर में जो चीजें यूज होती है, जैसे कि आपका क्या यूज होता है, फर्टिलाइजर यूज होता है, वो भी किसी तरह से प्रदूषित करता है, ठीक है। इवन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका वाहन चलाना, ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्ट्री जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उनकी वजह से भी होता है। उसके बाद बात करें हैजार्डियस वेस्ट की। हैजार्डियस मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक। तो हैजार्डियस वेस्ट इज अ वेस्ट विथ properties that make it dangerous or capable of having a harmful effect on human health, or that hazardous waste is generated from the many sources ranging from industrial manufacture process waste to batteries and may come in many from including liquid solid gas। तो hazardous waste का मतलब जैसे हो गया आपका कि हम लोग फिजिकल सर्किट बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हो गया, ठीक है, कोई ऐसा वेस्ट जो आप लोग कंट्रोल, जैसे यूरेनियम जैसी चीज हो गई, तो सब हैजार्डियस में आ जाता है। इसके बाद बात करें इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड डिफॉरेस्टेशन। एग्रीकल्चर द वेरी इंडस्ट्री दैट सस्टेन अस आल्सो थ्रेटन अस कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस एज ए स्पीशीज। दिस सेक्टर प्रोड्यूस एटलीस्ट 23% ऑफ 23% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, सेकंड ओनली टू द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो आपका एग्रीकल्चर से, जैसे कि आपको बताया गया कि किस वजह से ग्रीन हाउस गैस जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो या तो आपका जो आप यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स की वजह से। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना जो आप करते हैं, ठीक है। तो रेफर टू द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड दैट आर लॉस्ट फॉर अदर यूजेस सच एज एग्रीकल्चर, क्रॉपलैंड, अर्बनाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज। किसी वजह से हो सकता है आपका, आप वहां पर शहरीकरण करना चाहते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री सेट करना चाहते हैं, वहां पे किसी चीज की माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या वहां पे खेती वाली जमीन बना रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन होगा। पेड़ काटेंगे, आप पेड़ काटेंगे तो प्रदूषण होगा, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात कर लें। प्रदूषक के प्रकार, ठीक है, ये हम बात करें प्रदूषक के प्रकार, ठीक है, प्रदूषण के नहीं, प्रदूषक जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, तो उसके प्रकार की अगर बात कर लें तो डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। अगर हम बात करें कि किस तरह से वो आपके प्रकृति में प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक क्वांटिटी होता है, एक क्वालिटी होता है। क्वांटिटी मतलब होता है संख्या में, ठीक है, संख्या में, और क्वालिटी मतलब होता है कितना ज्यादा खराब है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है हमारे
इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी की कितनी ज्यादा संख्या में, तो दीज आर दो सब्सटेंसेस नॉर्मली ऑकरिंग इन एनवायरनमेंट दैट एक्वायर द स्टेटस ऑफ पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन गैस इंक्रीजेस। देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू अनमाइंडफुल एक्टिविटीज ऑफ मैन, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली ये ह्यूमन लोग जो ये ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को मतलब हो गया जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा अगर चीजें प्रोड्यूस हो जाए। CO2 वाले जरूरी है, CO2 क्योंकि आपका फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में आया तो उसको क्वांटिटिव पॉल्यूशन बोलेंगे। क्वालिटेटिव पॉल्यूशन की अगर बात करें तो दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट नॉर्मली ऑकर इन नेचर बट आर एडेड बाय मैन, जैसे आपका इंसेक्टिसाइड्स हो गए। ठीक है, कीटनाशक जैसे आप यूज करते हैं या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो यह आपका जरूरी नहीं है, मतलब उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी ऐसी है कि ये इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम जिस तरह से वो नेचर में प्रेजेंट है उसके हिसाब से दो तरीके से हो सकते हैं। आपका क्वांटिटिव पोल्यूशन हो सकता है, क्वालिटेटिव पोल्यूशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। दूसरा किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, देखिए एक डिवाइड जो हो गया, एक जो आप हमने क्लासिफिकेशन किया एग्जिस्टेंस इन नेचर, नेचर में किस तरह से प्रेजेंट है, क्वांटिटिव बेस में प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव बेस पे। दूसरा बात करें डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज, किस तरह से आपका एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, उस तरह से अगर डिवाइड करें तो हम प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोल देते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मतलब दीज आर दोज व्हिच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एंड परसिस्ट इन फॉर्म इन व्हिच दे वर एडेड टू द एनवायरनमेंट, जैसे आपका एस, ठीक है, राख जो होती है, स्मोक धुआं जो होता है, फ्यूम्स जो आपकी निकलती है फैक्ट्रियों से, ठीक है, डस्ट, ठीक है, धूल जो होती है, या नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, तो क्या है ये डायरेक्ट निकलती हैं सोर्स से। ठीक है, जो आपकी फैक्ट्री है वहां से निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट निकलती हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट बोल देंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स अगर बात करें, दीज आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट बाय केमिकल इंटरेक्शन विद सम कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है आपका कहां से, फैक्ट्री से, तो वो जो एयर है ना उसमें क्या कहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी। उसी तरह नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी, एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, कीटोन्स बन जाएंगे, ओजोन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब हो गया आपका कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होता है जो डायरेक्ट सोर्स से निकल जाए, जैसे आपका चिमनी से जो निकल रहा है वो डायरेक्ट हो गया, लेकिन उससे रिएक्शन करके हवा में अगर कुछ और पोल्यूटेंट्स बन जाए जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल है तो उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। तो ठीक है, समझ गए किस तरह से एग्जिस्टेंस है नेचर में, उस तरह से डिवाइड करें तो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव कहते हैं। जिस रूप में ये एनवायरनमेंट में रिलीज हुए, डायरेक्ट रिलीज हुए तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, अगर वो प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बने तो उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बात कर देते हैं। फ्रॉम द इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल डिस्पोजल पोल्यूटेंट और ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, एक बायोडिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जिनको खत्म करके दूसरा रूप में चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की, ठीक है, These are the substances that either do not degrade or degrade very slowly in the natural environment। जैसे कि आपको बताया गया था, हमने ये पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे डेट्रीबोरस पढ़ रहे थे ना, डेट्रीबोरस जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लास्ट में प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या करते हैं, और डिग्रेड कर देते हैं, और डिग्रेड करने के बाद क्या होता है उनको रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो वो साइकिल चलता रहता है। लेकिन नॉन डिग्रेडेबल आइटम या तो वो डिग्रेड ही नहीं किए जाते, उनको बैक्टीरिया से डिग्रेड नहीं किया जा सकता, और नहीं तो क्या होते हैं वो बहुत धीरे धीरे करते हैं। जैसे आपका मर्करी सॉल्ट जो हो गया, लॉन्ग चेन फिनोलिक केमिकल्स हो गए, DDT, ठीक है, एल्यूमिनियम कैंस। तो एक एग्जांपल आपको ध्यान नहीं रखना, बट इतना समझना है दो टाइप के होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो आपके आराम से डिग्रेड हो सके, जैसे दीज आर द पोल्यूटेंट दैट आर क्विकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल मींस हीट और थर्मल पॉल्यूशन एंड डोमेस्टिक सीवेज आर कंसीडर्ड इन दिस कैटेगरी। जैसे कि आपका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन जो होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है, जो आपके घर से कचरा निकलता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें पॉलीथीन होती है, वो नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है, तो रैपिडली कंपोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस बाय इंजीनियरिंग सिस्टम सच एज म्युनिसिपल ट्रीटमेंट और प्लांट। इनको क्या किया जाता है, या तो आपका म्युनिसिपल ट्रीटमेंट में इनको डिग्रेड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, या इनके फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, या तो आपके जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रियां होती है, वहां पे चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे नेचुरल डिस्पोजल के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की। प्रदूषक के कितने टाइप हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रदूषक के प्रकार, टाइप। ठीक है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, किस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस इन नेचर में कितनी क्वांटिटी मौजूद है, कितनी कैसी क्वालिटी है उसकी। दूसरा
जैसे रिलीज हुए, प्राइमरी रिलीज हुए कि वो एयर में रिएक्शन करके दूसरा बन गए हैं। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो किस तरह से नेचुरल का डिस्पोजल हो रहा है, नॉन डिग्रेडेबल डिस्पोजल हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल हो रहा है। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, उसको रेडिएशन पोल्यूशन भी बोलते हैं, लाइट पोल्यूशन और नाइट्रोजन पोल्यूशन। इतने टाइप के पोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे एयर पोल्यूशन, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है इसका और इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एयर पोल्यूशन की। ठीक है, एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को अगर डिफिनेशन की हम बात करें, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज एंड रेडियोएक्टिव रेडिएशन in the atmosphere in such a concentration that may be directly and indirectly injurious to human or other living organism, plants, property or interfere with the normal environment process। तो एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन में आप अगर बात करें तो इसमें कोई भी सॉलिड चीज भी हो सकती है, लिक्विड चीज भी हो सकती है, गैसियस चीज भी हो सकती है। ठीक है, जिसमें आपका नॉइज भी आती है। ठीक है, जो आपका शोर होता है वो भी एयर पोल्यूशन ही है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्योंकि एयर के थ्रू आपका जाता है। इवन रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है। तो एयर पोल्यूशन सिंपल डेफिनेशन समझे तो ऐसा कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए मतलब इंजरियस है, दिक्कत पैदा कर सकता है, या वहां पे जो प्लांट्स हैं, पौधों के लिए प्रॉपर्टी है, उनको अगर इफेक्ट करेगा तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, एक होता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NOx। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसको मैंने अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखें तो आपको पता होगा, जिस चीज को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया जाएगा या जिस चीज को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल जाएगा उसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो ग्रीन कलर से हाईलाइट एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बट इसमें ध्यान रखना है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों चीजें आएंगी और ऐसी चीज जो आपकी ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है इफेक्ट करती है या नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट दो टाइप के, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर और एक गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, दो टाइप की हम बात करेंगे। तो एयर पोल्यूशन इज द वर्ल्ड सिंगल ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंट रिस्क ऑफ हेल्थ, प्रीमैच्योर किलिंग ऑफ करीब 6.5 मिलियन पीपल, मतलब करीब 65 लाख लोग वर्ल्ड में हर साल मरते हैं किससे, एयर पॉपुलेशन से। ठीक है, और एंड एक्सपोजिंग 9 आउट ऑफ 10 टू अनएक्सेप्टेबल आउटडोर एयर पॉल्यूशन लेवल। ठीक, आउटडोर इंडोर का मतलब नाम से पता चल रहा है, जो घर के बाहर होता है, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री वाली चीजें वो आउटडोर हो गई, और जो घर के अंदर होता है, घर की चिमनी से, घर की आपकी रसोई से हो रहा हो या घर में जो चीजें यूज हो रही है उससे होता है, इंडोर होता है। ठीक है, तो करीब 10 में से 9 लोग किससे मरते हैं, आउटडोर एयर पॉल्यूशन से मरते हैं। इट इज पार्टिकुलरली अफेक्ट वुमेन, चिल्ड्रन और सिक एंड एल्डरली। नॉर्मली जो लोग जैसे कि महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनका इम्यूनिटी लेवल कभी कभी डाउन हो जाता है ज्यादा, बच्चे जो होते हैं, बूढ़े होते हैं या बीमार लोग होते हैं, और या जिनकी लो इनकम ग्रुप होता है, जो छोटे घर में रहते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, वो लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। तो हम बात करें अगर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, दो टाइप के पढ़े ना, हम पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, सस्पेंडेड या पार्टिकुलेटेड मैटर पढ़ लिया और गैसेस पढ़ लिया। तो हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर की बात करें तो पार्टिकुलर मैटर सस्पेंडेड इन एयर आर डस्ट एंड सूट रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्री चिमनी। ठीक है, तो जो धूल के कण हो या सूट में होता है किसी भी मटेरियल का कण, ठीक, किसी भी मटेरियल का अगर कण हो वो इंडस्ट्री की चिमनी से अगर निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि कोयला जलेगा या कार्बन जो आपका देखिए डस्ट तो हो गया, नॉर्मल धूल आपकी हो गई, शूट मतलब हो गया कि आपका जैसे कि आप एल्यूमिनियम जला रहे हैं तो एल्यूमिनियम के छोटे छोटे कण निकलेंगे। ठीक है, आप अगर स्टील कर रहे हैं तो स्टील के कण निकलेंगे, तो वो आपको इफेक्ट करेंगे। तो देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.001 से 0.500 आपका नैनो मीटर है। ठीक है, डायमीटर में अगर बात करें, और पार्टिकुलरली रेजिडेंट 10 जो है नैनोमीटर मान लीजिए इसको। ठीक है, फ्लोट एंड मूव फ्रीली फ्रॉम द एयर करेंट्स, पार्टिकुलर विच आर मोर देन, ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि पहला कौन सा होता है, सस्पेंडेड, जो सस्पेंडेड मतलब लटके हुए। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब लटके हुए, जो आपकी हवा में लटके हुए, जैसे आपके धूल के कण या किसी चीज का भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है या कण होता है। ठीक है, किससे निकलते हैं मोस्टली, इनका सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर का सोर्स क्या है, आपकी गाड़ी के जो धुएं होते हैं अच्छे से नहीं जलता, उनका कोल जो होता है, आप ये लोग केरोसिन जलाते हैं। ठीक है, पावर प्लांट्स जहां पे कोई चीजें बन रही हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज उससे धूल के कण निकलते हैं, सीमेंट्स का आपका निकलता है, इसका निकलता है। ऑयल रिफाइनरी में ऑयल को क्लीन करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसका, रेलवे यार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस, इंडस्ट्री, सब जगह आपके पार्टिकुलेटेड सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उसके बाद बात करें फ्लाई एश की। ठीक है, एस का मतलब समझे आप, एस का मतलब होता है राख, फ्लाई में उड़ती हुई राख। तो फ्लाई एश इज इजेक्टेड मोस्टली बाय थर्मल पावर प्लांट्स एज बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग ऑपरेशन। फ्लाई एश मतलब होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप लिख लीजिए,
फ्लाई एश किस चीज का बाई प्रोडक्ट है, ये आप कह सकते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब किस चीज के बनने से वो बनता है, ठीक है। तो हम जैसे कोई भी चीज क्या कहते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे बिजली बन रही है, थर्मल जैसे कोयले से बन रही है बिजली, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट जहां से कोयले से बिजली बनती है, तो उसकी जो चिमनियों से गैस निकलती है, जो चिमनियों से आपकी चिमनी से जो आपका धुआं निकलता है, उसी में आपका क्या होता है, फ्लाई एश होता है। फ्लाई एश पोल्यूट्स एयर एंड वाटर एंड मे कॉज हैवी मेटल पोल्यूशन इन द वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये आपका एक तो हवा में तो जाता ही है, इसके अलावा जो पानी में बह के जाएगा उसमें भी रहेगा। फ्लाई, तो ध्यान रखिएगा फ्लाई एश सिर्फ उड़ने वाली चीजों को इफेक्ट नहीं करता कि आप सिर्फ लैंड बोल दीजिए, तो एयर वाटर दोनों को इफेक्ट करता है, ठीक, हवा में भी पानी में भी। फ्लाई एश अफेक्ट वेजिटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डायरेक्ट डिपोजिशन ऑन द लिप सरफेस और इनडायरेक्टली थ्रू इट डिपोजिशन ऑन द सॉइल। फ्लाई एश इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड एज ए लैंड फिल मटेरियल। तो नॉर्मली क्या है इसका, देखिए डिसएडवांटेज क्या है, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पेड़ की पत्तियां होती है इसके ऊपर जम जाएगा, क्योंकि ये दस्ट के कर जैसा है। तो जब ये कर जाएगा तो उसके जो छिद्र होते हैं ना पत्तियों के, वो बंद हो जाएंगे, ये सीख से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। उसी तरह आपका अगर फ्लाई एश का उपयोग कैसे देखा जाए, तो फ्लाई एश का ब्रिक्स बना लिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े ही तो है, जिनका आपका ईंट आजकल बना ली जाती है। ये आपका लैंड फिल मटेरियल, जो आपका दो ईंटों के बीच में भरने की जो जगह होती है या किसी चीज को, उसको फ्लाई एश बना लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्लाई एश मोस्टली आपका थर्मल पावर प्लांट से जो आपका कोल का बर्निंग होता है ना, कोयले का जो बर्निंग होता है उसका बाई प्रोडक्ट है। और ये क्या होता है एक्चुअली, किस तरह से ये आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका हवा में भी और पानी में भी दोनों तरह से अफेक्ट करता है। और इसका एडवांटेज भी ये है कि इसका हम लोग ब्रिक्स और ये लैंड फिल मटेरियल बना लेते हैं। चलिए, तो उसके बाद बात करें लेड एंड अदर मटेरियल पार्टिकल्स की बात करें। इट इज प्रेजेंटेड इन पेट्रोल, डीजल एंड लेड बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाई ईटीसी, ठीक है। जो आप लोग पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, उसमें टेट्रा एथिल लेड ऐड किया जाता है, ठीक है, TEL ऐड किया जाता है, टेट्रा एथिल लेड ऐड किया जाता है, जिससे उसका क्या ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ऑक्टेन नंबर का मतलब हो गया कितना अच्छा क्वालिटी का, ठीक है, जिससे आपका क्या हो, आवाज ना आए गाड़ी में, ठीक है। पहले की गाड़ी में आप देखते हो पिस्टन में बहुत ज्यादा शोर होता था, अब नहीं आता, क्योंकि उसमें लेड ऐड कर दिया जाता है, जिससे उसका क्वालिटी थोड़ा बढ़ जाता है। तो पेट्रोल की अगर बात करें, डीजल, आपकी लेड की जो बैटरीज बनती है, आप तो निकल कैडमियम में बनने लगी, पहले जो बैटरी मोस्टली बनती थी वो लेड की बनती थी, ठीक है। पेंट्स, घर में जो पेंट्स यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, एशियन पेंट सब यूज करते हैं। हेयर डाई, घर में जो आप लोग सिर में बाल कलर करने के लिए यूज होते हैं, तो उनका साइड इफेक्ट बहुत है, ठीक है। इट कैन कॉज नर्वस सिस्टम डैमेज एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इन सम केसेस कॉज कैंसर, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, न्यूरो सिस्टम जो होता है, नर्व से रिलेटेड, नस से रिलेटेड सिस्टम, जो आपका सेंसर की तरह काम करता है बॉडी में, उसको डैमेज करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव, क्योंकि फूड में आपका जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। लीड इफेक्ट चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, मोस्टली आपका चिल्ड्रंस में। टेट्रा एथिल लेड यूज्ड एज एंटी नॉक एजेंट इन द पेट्रोल फॉर स्मूथ एंड इजी रनिंग ऑफ व्हीकल। जैसे आपको बताया गया कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि TEL, पहली बात तो TEL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा एथिल लेड, पहली चीज ये है। दूसरा चीज किस तरह यूज किया जाता है, एंटी नॉक एजेंट, जिससे आवाज ना आए, स्मूथ गाड़ियां चले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। द लेड पार्टिकल्स कम आउट फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ व्हीकल इज मिक्स्ड विद एयर। जो आपका लेड गाड़ी में जो आपका पेट्रोल डीजल में मिला रहता है ना, पेट्रोल डीजल जब बर्न होगा तो उससे आपका लेड निकलेगा। इट प्रोड्यूस इंजरियस हेल्थ इफेक्ट ऑन द किडनी एंड लिवर एंड इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड, जो हीमोग्लोबिन को आपका मोस्टली इफेक्ट करता है। इसके अलावा किडनी और लीवर में भी। लेड मिक्स्ड विद वाटर एंड फूड कैन क्रिएट क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग, ठीक है। वो जो आपका जहरीला पानी बोलते हैं ना, कई लोग जहरीला पानी पीते हैं, उसमें लेड ही होता है मोस्टली, ठीक है। इट हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन एट इज लोअर इंटेलिजेंस। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टेट्रा एथिल लेड ध्यान रखना है। आपको कहाँ पाया जाता है, पेट्रोल डीजल, इसमें हेयर ड्राई पाया जाता है, ठीक है। एंटी नॉक की तरह काम करता है गाड़ियों में ये। और सब उससे बड़ी बात आपको क्या, कि जो वाटर का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है वो लेड से होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें मेटालिक ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर मेटल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डस्ट ऑन प्लांट ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। नॉर्मली आप समझिए कि स्टील की जब कोई चीज बनाई जाएगी, ठीक है, स्टील को कट किया जाएगा, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े तो कट के गिरेंगे ना सारे। तो ऐसा तो नहीं काट के, कोई मशीन कोई चीज काटती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं ना, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली देखिए, आप आटा पीसते हैं, माफ कीजिए, गेहूं पीसते हैं, गेहूं आप आटा चक्की में जाइएगा, आप गेहूं पीसते हैं तो देखिएगा गेहूं को तो टुकड़े चलिए छोटे छोटे हैं, उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे टुकड़े गिर जाते हैं। तो उसी तरह इन सब चीजों की जब चीजें बनाई जाती है तो इनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो गिर जाते हैं डस्ट के पार्ट रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ठीक है। और ये इफेक्ट करते हैं आपका किसको, आपका ह्यूमन बॉडी को या आपका प्लांट्स को, ठीक है। तो ये क्रिएट फिजियोलॉजी प्रॉब्लम,
शरीर में जो प्रॉब्लम, बायोकेमिकल्स प्रॉब्लम, जो आपके अंदर ऑपरेशन मतलब अंदर जो आपकी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, अ, जैसे आपका बायोकेमिकल्स में ही आ गया आपका क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एक तो आ गया आपका पौधों में, आपके अंदर जो डाइजेशन होता है वो सब जो होता है वो सब आपका इसको इफेक्ट करता है। मेटालिक ऑक्साइड मेटल का जो ऑक्साइड्स है वो किस तरह से जब कोई चीज बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे बर्स कहते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बर्स कहते हैं, वो गिर जाते हैं और वो इस तरह से इफेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करें नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, नैनो का मतलब जब भी आए तो 10⁻⁹ आप समझ लीजिएगा, इतने छोटे छोटे टुकड़े। तो नैनो पार्टिकल्स आर पार्टिकल विच डायमेंशन कंपेरेबल टू, देखिए 1/10⁹ यानी 10⁻⁹ मीटर हो गया, ठीक है। मेजर नेचुरल प्रोसेस दैट रिलीज एनपी इन एटमॉस्फेयर आर फॉरेस्ट फायर, ठीक है, जो जंगल में आग लगती है उनसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। वॉल्केनिक एरप्शन, जब आपका वॉल्केनिक मतलब होता है कि जब आपका ज्वालामुखी किस तरह से होता है, जब दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, कौन सी, टेक्टोनिक्स प्लेट्स उनको कहते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती है। तो जब क्या होता है कि अंदर आपके देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, आपका मेंटल जो होता है अर्थ में, ठीक है, तो आपका कोर मेंटल लिथोस्फीयर होता है, तो मेंटल क्या होता है, गर्म होता है, वो क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जब आपकी जो प्लेट भारी हो, ठीक है, दो अगर प्लेट आपस में टकराएं, ठीक है, सपोज ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है, तो बी प्लेट थोड़ी ज्यादा लंबी है, ठीक है, तो क्या होगी, ये भारी हो जाएगी। जब भारी हो जाएगी तो क्या करेगी, जब इससे टकराएगी तो ये भारी है तो ये इसके नीचे घुस जाएगी, ठीक है, जब ये नीचे घुस जाएगी तो इस कहाँ पहुंच जाएगी, मेंटल में पहुंच जाएगी, ठीक है, सेमी लिक्विड है, तो जब मेंटल में पहुंचेगी तो ये मेल्ट हो जाएगी, जब मेल्ट हो जाएगी तो एक प्रेशर बनाएगी और यही ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। तो ये जो आपका लिथोस्फीयर बना होता है मेटल से ही बना होता है, ठीक है। तो अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लिथोस्फीयर सबसे ज्यादा इसमें कौन सा मटेरियल पाया जाता है या किस चीज से मिलकर बना होता है, उसके बाद कोर किस चीज से मिलकर बना, दो चीज आप बताइएगा अर्थ के बारे में, ठीक है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, अर्थ के बारे में उसमें कवर किया गया है, अर्थ किस चीज से बनी है, कितना टेम्परेचर होता है, कितना अंदर तक अर्थ का कोर होता है, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अर्थ के अंदर जो ज्वालामुखी होता है उससे जो चीजें निकलती है, क्योंकि वो भी आपका क्या है, मेटल ही है, नॉन छोटे छोटे, जिससे आप जिस चीज से आपकी टेक्टोनिक्स प्लेट बनी है, ठीक है। वेदरिंग होती है, वेदरिंग मतलब घिसना, प्लेट आपका ये सब कहाँ से आते हैं, जो भी मटेरियल कहाँ से आते हैं, आप किसी से आते हैं ना, पत्थर से अंदर से आते हैं, डिपोजिशन से, मतलब आपके पत्थर के अंदर या माइंस वहीं आते हैं। तो ये वेदरिंग मतलब घिसना हो गया। डस्ट स्टॉर्म हो गया, जो आपके धूल के कण के साथ उड़ती है डेजर्ट से, ठीक है। नेचुरली ऑकिंग नैनो पार्टिकल्स आर क्वाइट हेट्रोजेनिक इन साइज एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर 1000, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो बहुत दूर तक हवा में साथ चले जाते हैं। ये वर्ड कभी कभी ध्यान रखिएगा यूज हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एशियन ब्राउन क्लाउड्स, ठीक है, तो एशियन ब्राउन क्लाउड्स का मतलब होता है कि बहुत सारे जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ सूट एंड ब्लैक कार्बन होते हैं वो आपके हिमालय, तो एशियन ब्राउन का मतलब होता है कि जो आपके एशिया में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उससे जो ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन या मेटल के जो पार्ट्स होते हैं, मेटल की जो डस्ट होती है, जिनकी संख्या 10⁻⁹ से कम हो, ठीक है, जो नैनो पार्टिकल में है उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, एशियन ब्राउन क्लाउड्स, क्योंकि इन चीज का डस्ट का, ब्लैक कार्बन के डस्ट का या ऑक्साइड मटेरियल्स के डस्ट का एक क्लाउड बन जाता है, मतलब एक क्लाउड का मतलब आपका बादल जैसा बन जाता है, ठीक है। तो एशियन ब्राउन क्लाउड से कई वर्ड आया कि किस चीज से रिलेटेड है, तो याद ध्यान रखिएगा, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़े। तो हम बात करें, हमने पहले पढ़ लिया सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाला, अभी हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। गैसियस से नाम से पता चल रहा है इसमें गैस कवर होंगी, ठीक है। जैसे आपका पावर प्लांट्स होता है, इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट टाइप की गाड़ियां होती है, जैसे बहुत प्राइवेट एंड कॉमर्शियल यूज पेट्रोल डीजल यूज करती है, डीजल यूज करती है, ठीक है, और उससे गैसियस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो आपका धुआं निकलता है गैस के रूप में निकलता है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल थे वो सस्पेंडेड हो गए, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है मेटल ऑक्साइड थे वो हवा में तो सस्पेंडेड में आ गए। तो उसके अलावा जो चीज बची वो क्या होती है हमारी, या तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है। उसके साथ आपके पार्टिकुलेटेड मैटर जो आपको बता दिए गए, ठीक है, जो आपके लटके रहते हैं या धुएं के अंदर जो होते हैं, ऑल ऑफ दीज हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट्स। तो ये दोनों को आपको, प्लांट्स, ह्यूमन और इसमें एक्चुअली एनिमल्स भी होता है, ठीक है, सबको इफेक्ट करते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। एयर मे गेट पॉल्यूटेड बाय नेचुरल कॉज सच एज वॉल्केनो, जैसे कि आपको बताया एयर किस तरह से आपकी पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषित हो सकती है। एक तो आपका नेचुरल रीजन हो सकता है, प्राकृतिक रीजन, जैसे ज्वालामुखी का फटना, तो ज्वालामुखी से जो आपका धुआं निकलेगा या फ्यूम से निकलेगा ना, ठीक है, ज्वालामुखी से जब आग निकलती है उसके साथ कुछ धुआं भी निकलता है, तो वो फ्यूम्स निकलता है, वो इफेक्ट करता है,
ठीक है। उसके अलावा जो आपके डस्ट धूल है, डेजर्ट्स में जो धूल होती है वो हवा से उड़ती है। इसके बाद सल्फर और धीरे धीरे और जो गैसें जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो या तो आपका ये तो नेचुरल कॉज हो गया या तो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब फैक्ट्री में जो चीजें बनाई जाती है उससे। तो हाउएवर अनलाइक पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी, नेचुरल ऑकरिंग पोल्यूटेंट्स टेंड टू रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड डू नॉट लीड टू द परमानेंट एटमॉस्फेरिक चेंज। तो नॉर्मली जो होता है हवा में जो पोल्यूशन होता है, मतलब आपका जो पोल्यूशन जो आपका नेचुरल कॉज की वजह से होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। आपका ज्वालामुखी फटा तो 5 से 6 दिन ही रहेगा, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी जो है चीजों को बना रहा है आपका फैक्ट्री में, उससे जो चीजें निकल रही है वो आपके लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो हम पॉल्यूटर्स की अगर बात करें तो हम कितने टाइप के पॉल्यूटर्स की बात करते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 टाइप का लगभग हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करें कार्बन कंपाउंड्स में। तो कार्बन कंपाउंड्स में 2 आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, इनका सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल्स। नॉर्मली कार्बन किससे निकलता है कि आपका जो भी ऑटो गाड़ी में जो पेट्रोल यूज हो रहा है उसमें जो कोल निकल रहा है, या इवन आप लकड़ी जला रहे हैं या कोयला जला रहे हैं उससे निकलता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब आपको जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है उसको, या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट 2 आपके किसकी वजह से? CO2 की वजह से। सल्फर कंपाउंड में आपका, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा आपका और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये भी आपका पावर प्लांट से निकलेगा, ठीक है, इवन वॉल्केनिक एरप्शन से भी निकलेगा। ये भी आपका क्या करेगा? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। और आपका प्लांट्स में ना क्लोरोफिल की कमी जो होती है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिखिए। क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल की कमी प्लांट्स में। ठीक है, और एसिड रेन के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 ही चीज होती है जो एसिड रेन में प्रेजेंट होती है। इसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड की, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 टाइप की हो गई। ये भी आपका व्हीकल से, गाड़ी से जो निकलती है, ठीक है, वो आपका जो निकलती है वो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके बन जाती है। जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड अगर निकलेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर निकले और हवा में जो O2 प्रेजेंट उससे रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी। ठीक है, तो ये भी आपका आइज में और लंग्स में इन्फेक्शन कर देगा, इरिटेशन, आंख में आपकी जलन होने लगेगी, फेफड़ों में दिक्कत शुरू हो जाएगी, लो प्रोडक्टिविटी प्लांट्स को दिक्कत करेगा। उसके बाद एसिड रेन डैमेज करेगा। एसिड रेन जो आपका मेटल्स होता है, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो पत्थर से, ताजमहल का आपका मार्बल होगा उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, या आपका जो चीजें बाहर बनी हुई है आपकी, किसकी? मेटल की बनी हुई है। मेटल की मतलब लोहे की, आयरन की, जिस चीज की, जैसे आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत बनाई जा रही है। अभी MP में करंट में एक न्यूज थी एक स्टैचू बनाने की। ठीक है, वो स्टैचू किसका बनाया जा रहा है, कहां पे बनाया जा रहा है, हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में आपका बेंजीन और एथिलीन आता है। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये भी आपका कहां से निकलता है? इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैंसर से दिक्कत होती है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर जो हमने बात की थी, हवा में लटक जाता है, यानी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, जैसे आपका फ्लश हो गया, डस्ट हो गया, लेड हो गया, जो हमने बात की थी। ठीक है, ये भी थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। ये भी आपका पुअर विजिबिलिटी, सबसे बड़ी बात तो आपको सामने कुछ दिखेगा नहीं, आपका स्मोक हो जाता है। स्मोक के बारे में बात करेंगे हम, स्मोक और फॉग से बनता है, किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें फाइबर की। जैसे कॉटन होता है ना, रुई, उसके छोटे छोटे टुकड़े या ऊन के छोटे छोटे टुकड़े हवा में अगर आए और वो आपके बॉडी के अंदर चले जाएं तो वो भी आपका टेक्सटाइल, जहां से आपके कपड़े बनते हैं, कारपेट जहां आपकी दरियां बनती है वहां से निकलता है, और लंग डिसऑर्डर है क्योंकि आपका छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हवा के साथ बॉडी में अंदर चले जाते हैं। तो ये है इतने टाइप के आपके पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इनको आप एक बार बस देख लीजिएगा कितने टाइप के होते हैं और क्या इफेक्ट करते हैं, या नॉर्मली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद बात करें कि इंडिविजुअल कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, पहले सबसे बात, इसमें कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, इसमें कोई सुगंध नहीं होती। टेस्टलेस, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन हाईली टॉक्सिक गैस है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीली गैस है। दैट इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। ठीक है, ये एयर से कम घनत्व वाली होती है, इसलिए हवा में क्या होती है कि घनत्व अगर कम होगा तो हवा में घूमती रहेगी, लटकी रहेगी। इट इज शॉर्ट लाइफ, स्टे ओनली फॉर फ्यू मंथ इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये थोड़ा सा कम। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें कोई कलर नहीं होता, इसका कोई स्वाद नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जॉस्ट ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ वेरियस अदर फ्यूल्स। आयरन स्मेल्टिंग ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इज बाई प्रोडक्ट। देखिए, सबसे पहली बात कहां से प्रोड्यूस होता है? गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है ना, जो गाड़ियों का इंजन में पेट्रोल जलता है ना, उससे आपका सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या, जो आपका और जो जहां पे जहां जहां कोयला यूज हो रहा है, जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट, जहां पे कोयला जल रहा है, तो वहां से प्रोड्यूस होगा। इसके बाद आयरन स्मेल्टिंग जो होता है,
आयरन स्मेल्टिंग जहाँ पे आयरन को गला के चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आयरन को गलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर आप किस चीज से प्रोड्यूस करेंगे, कोयले से ही, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। इट हार्म्स व्हेन देयर इज नॉट एनफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होती है, सॉरी माफ कीजिए, इट फॉर्म्स, ठीक है। अगर नॉर्मली CO अगर हवा के साथ रिएक्शन करे तो CO2 बन जाती है, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर लिख ले इसमें तो ब्लू फ्लेम याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या याद रख लीजिएगा, ब्लू फ्लेम किस लिए याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब होती है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आपका, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 जब हम इसको जलाएंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो ये CO2 बन जाती है और ब्लू फ्लेम नीली वो निकलती है, नीली आपकी फ्लेम जो होती है लौ निकलती है। तो ये ध्यान रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू प्रोड्यूस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच आंसर द स्पेस इन हीमोग्लोबिन दैट नॉर्मली कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपका शरीर के अंदर पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स, इनके बारे में जब हम बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, उनकी जगह ले लेगा। तो जब किसी जैसे 100 हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स थे या कण थे, उनकी जगह अगर, ठीक है, 50 इसने ले ली तो 50 ही हीमोग्लोबिन आपके बह पा रहे हैं ना उस जगह पे, क्योंकि स्पेस तो बॉडी में, आर्टरी में स्पेस तो कमी है, ठीक है। तो इसकी जगह ले लेगा और वो दिक्कत करेगा। उसके बाद बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट कंसीडर्ड डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस कंसीडर नहीं होती, जैसे आपकी CO2 जो होती है ग्रीन हाउस गैस कंसीडर होती है। ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे कौन कौन सी गैस कंसीडर होती है, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस हर बार पूछी जाती है, ठीक है, हर बार पूछी जाती है। 2019 का पेपर आप उठा लीजिएगा MPPSC का, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आप देख के बताइएगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन द एटमॉस्फेयर इट इज स्पेशली वेरिएबल एंड शॉर्ट लिव्ड, हैविंग अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। देखिए दो टाइप की ओजोन होती है, एक आपकी हम बात करें ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो करीब आपका 10 से 11 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इसकी एक्चुअली जगह अलग अलग होती है, ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपका 17 किलोमीटर तक करीब आपका कहाँ पे होती है, पोलर रीजन जो होते हैं, जो आपका ध्रुव वाले एरिया होते हैं, 17 किलोमीटर तक, और नॉर्मली 10 से 11 किलोमीटर तक होती है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ जो ओजोन बनती है ना, वो ओजोन वो नेचुरली नहीं बनती है, ठीक है, वो ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे बनती है और ये हार्मफुल है, ठीक है। दो टाइप की ओजोन है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बाद में बात करें, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका ये एटमॉस्फेयर है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, करीब 35 किलोमीटर के आसपास, जहां तक मुझे लग रहा है होता है ये, और ये 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ जो पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है वो जो होती है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर नहीं होता। लेकिन आपके ट्रोपोस्फेयर में जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना देती है, और ये ओजोन जो होती है इसको हम लोग अर्थ ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, और ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करेगी, ये धीरे धीरे मेथेन बना देगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या बना देगी, मेथेन बना देगी। तो ध्यान रखिएगा, दो टाइप के हम बात करते हैं, जो हमारे हार्मफुल कौन सी, ग्राउंड लेवल ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। ये ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिख लीजिए एक ब्लू फिल्म लिख लीजिए, ठीक है। और एक ध्यान रखिए कि ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दूसरी की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, अब कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कलरलेस एंड ऑडरलेस, ये इसका भी कोई कलर नहीं होता, इसका भी कोई आपका स्मेल नहीं होती, और ये हैवियर देन एयर होती है। हैवियर देन एयर अगर होगी, हवा से भारी होगी तो ग्राउंड के आसपास ज्यादा रहेगी, क्योंकि हवा से भारी है ना, तो ग्राउंड के आसपास रहेगी। नेचुरल सोर्स इंक्लूड वॉल्केनो, सबसे बड़ी बात आपका ये ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा निकलती है। हॉट स्प्रिंग्स वो जगह होती है जहां से आपका गर्म पानी कभी कभी निकलता है, ठीक है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो कभी कभी कहीं आप लोग देखते होंगे ना, हरिद्वार आप लोग जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि जमीन से हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है, ठीक है। या गीजर, लगभग ऑलमोस्ट दोनों एक ही होते हैं, बस इनका क्या थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं इनका मतलब ये ज्यादा हाइट तक जाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा
कम मतलब कम हाइट तक जाती है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इनसे भी आपका क्या निकलता है, CO2 निकलता है। उसके बाद बात करें बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है। इट ऑकर्स नेचुरली इन द ग्राउंड वाटर, जो आपका पानी के अंदर जो जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है उसमें आपकी पाई जाती है। रिवर्स नदियों में, क्योंकि पानी में घुल जाती है। आपका लेक्स झीलों में पाई जाती है। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, आइस कैप्स ग्लेशियर और इनमें सी वाटर, आपका समुद्र के पानी में। आइस कैप्स मतलब होता है जहाँ पे आपका स्नो रहती है, और पूरा स्नो का जो एरिया होता है उसको ग्लेशियर बोल देते हैं, तो उस जगह भी पाई जाएगी क्योंकि ये पानी में घुल जाती है और पानी से ही स्नो बनता है आपका ठंडा होकर। ठीक है, CO2 इज अस्फाइक्सेंट गैस या अस्फाइक्सिया बोलते हैं। अस्फाइक्सिया क्या कंडीशन होती है, एस्फाइक्सिया कंडीशन होती है व्हेन द बॉडी इज डिप्राइविंग ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग अनकॉन्शियस और डेथ। ठीक है, तो इसको एस्फाइक्सिया बोल लीजिए। तो एस्फाइक्सिया वो कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में O2 नहीं पहुंचती है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में O2 नहीं पहुंचेगी तो आप लोग किसी कोमा में चले जाएंगे। कौन सी कंडीशन में, कोमा में। ठीक है, बॉडी में क्या हो जाएगा, आप लोग कोमा में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस और डेथ होती है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, एस्फाइक्सिया का भी पूछ सकते हैं आपको क्या होता है उस कंडीशन में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता बॉडी में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। इट इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन में से होता है महासागर, एसिडिफिकेशन मतलब होता है उसका पानी जो है वो एसिड जैसा हो जाए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये होती है पानी में घुल जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ओसिड एसिडिफिकेशन में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी ओसिड के वाले पानी में घुलती है तो आपका कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इस फैक्ट से ध्यान रखना है, और इसमें ध्यान रखना है कि ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर बात कर ले, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है उसमें यूज होता है। आपका एयर कंडीशनिंग जो आपका AC होता है उसमें यूज होता है। इवन एरोसॉल स्प्रे जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, घर में जो आप लोग यूज करते हैं स्प्रे, उसमें भी होता है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, हमने इन्वायरमेंट में भी बात की है, जो डिफरेंट आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशन की बात की थी, प्रोटोकॉल्स की बात की थी, उसमें हमने बात की थी। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके O3 ओजोन लेयर जो आपकी होती है, ठीक है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन लेयर को क्या करती है, हार्म करती है। ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस लाइक CFC विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने की बात कही गई थी, क्योंकि ये क्या करती है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसको आपको डिप्लीट करती है या उसको नुकसान पहुंचाती है, उसमें छेद कर देती है। ठीक है, उसके बाद बात करें ओजोन की। It occurs naturally in the stratosphere and absorb harmful ultraviolet rays of the sun। ठीक है, नेचुरली का मतलब है आपका प्राकृतिक रूप से। ठीक है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है और आपकी जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको बचाती है। जैसे कि मैंने बता दिया, दो जगह से आपकी पाई जाती है ओजोन, एक तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और आपका दूसरा आपका ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो पाई जाती है वो नेचुरली होती है, प्राकृतिक होती है, हमारे लिए अच्छी होती है। ट्रोपोस्फीयर में ह्यूमन जो एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है, इसी को हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर एट द ग्राउंड लेवल इट इज ए पॉल्यूटेंट। देखिए यही बात कर रहा है, ग्राउंड लेवल जो हो गया वहां पे आपके पॉल्यूटेंट जैसे ग्रीन हाउस गैस जैसे काम करती है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा जहरीली होती है। व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल आर द मेजर सोर्स ऑफ द ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन ओजोन एमिशन। ठीक है, गाड़ियों का जो धुआं होता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वहां से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लेज ए मेजर रोल इन कन्वर्टिंग O2 इनटू O3। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका जब इससे रिएक्शन होता है तो कार्बन रिलीज हो जाता है और ओजोन रिलीज हो जाती है। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये भी आपका इसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बना देगी और आपका O3 निकल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका इस तरह से ओजोन बनती है। ठीक है, तो ओजोन आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी ओजोन हमारे लिए अच्छी है। स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन हमारे लिए अच्छी है, ट्रोपोस्फीयर वाली या ग्राउंड लेवल वाली हमारे लिए ओजोन बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की हम बात की, NOx इसलिए डाल दिया गया, एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, तो इसलिए एक्स डाल दिया जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ जेनरिक टर्म ऑफ वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्टन। ठीक है, जलने पे, जब कोई चीज जलती है
तो आपका ये निकलती है। दे आर प्रोड्यूस मेनली इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड कोल बर्निंग पावर, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस नेचुरली बाई लाइटिंग। ठीक है, ये आप ध्यान थोड़ा सा रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी गैस है जो थंडर स्टॉर्म, जो आपका जब बारिश होती है बादल कड़कते हैं तो जो लाइटिंग होती है ना, जिसके गिरने से बहुत लोग मर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या आपकी ये लाइटिंग से जो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस निकलती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद बात करें एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजेशन एंड द यूज ऑफ नाइट्रोजन फिक्स प्लांट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय प्रमोटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई कि आपका फर्टिलाइजर जो होता है, ठीक है, वो एनपीके आपका पता है ना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जिन चीजों से मिलकर बनता है ना, तो उसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग जो आपके लेग्यूम होते हैं, लेग्यूम के मतलब होता है जो आपके फली वाले पौधे होते हैं। ठीक है, फली वाले पौधे जैसे अरहर हो गई आपका, या आपका मटर हो गई, तो ठीक है, तो ये सब जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए अच्छा आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा है, तो उस बैक्टीरिया का आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कूलिंग, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दो चीज में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल कूलिंग के काम आता है। ठीक है, कूलिंग मतलब ठंडा करना, लेकिन N2O जो होता है वो ग्रीन हाउस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, NO24 कुछ भी आप ले लीजिए, ये आपका ग्लोबल कूलिंग के काम आता है। ठीक है, ग्लोबल कूलिंग मतलब ये ठंडा करता है, ठंडी गैस होती है, नाइट्रोजन हमेशा ठंडी गैस होती है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है आपका, जो हवाई जहाज के चक्के होते हैं, ठीक है, उनमें भरी जाती है, जिससे कि आपका जब वो लैंड करते हैं हवाई जहाज का जो आपका टायर होता है, और इवन आजकल जितने भी गाड़ियां आती है उसमें नाइट्रोजन ही भरा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ठंडी गैस है। नाइट्रोजन क्या है आपका, ठंडी गैस है। ठीक है, ठंडी गैस है और हल्की भी होती है, इसलिए उसके टायर में भरे जाते हैं, क्योंकि जब वो लैंडिंग करते हैं ना, हवाई जहाज लैंडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, बहुत स्पीड से लैंड करते हैं या दौड़ते हैं तो टेक ऑफ करते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होगा कि आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर इसके अंदर हम CO2 या कोई और गैस भर दिया जाए, नॉर्मल गैस, तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी उसके रिएक्ट करके आग लगा देंगे, इसलिए इसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन भरते हैं। ठीक है, तो NO2 जो होती है वो ग्लोबल कूलिंग के काम आती है, लेकिन N2O जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो when NOx and volatile organic compound react in the presence of sunlight they form photochemical smog। ठीक है, स्मॉग की हम बात करेंगे आप से। ठीक है, स्मॉग की हम बात करते हैं। स्मॉग जो होती है, स्मोक जो आपका धुआं होता है, और फॉग जो आपकी धुंध होती है ठंडियों में, उससे मिलकर बनता है, जिसके बारे में बात करेंगे। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो बनता है वो नाइट्रोजन NO2 से ही या NOx से ही बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्मॉग का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं ना, किस चीज से सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, तो NOx या NO2 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी बात, ये टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है। ठीक है, ये इसकी स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है। ठीक है, मतलब इसमें गंध होती है, और ये एसिड रेन में, ठीक है, एसिड रेन में हम आपको बता चुके NO2 और SO2 दो ये चीजें होती है जो आपका एसिड रेन में काम आती है, मतलब एसिड रेन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इट इज रिलीज नेचुरली बाई वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक है, नॉर्मली तो आपका कोई भी चीज जो निकलती है वॉल्केनिक एक्टिविटी, आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटीज का मतलब होगा ज्वालामुखी से निकलती है। इट इज एब्डेंटली अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ठीक है, तो वीनस का मतलब होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन बात बताएगा, शुक्र जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये क्वेश्चन पहले मैं पूछ चुका हूं लेकिन आपसे, जबकि सबसे पास होता है मरकरी, तो शुक्र जो होता है, वीनस जो होता है वो ज्यादा गर्म क्यों होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो मेनली प्रोड्यूस होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर्स से। ठीक है, H2SO4 जो लोग बनाते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड, उस वहां से ये प्रोड्यूस मोस्टली होता है, और नॉर्मली या कहां से निकलता है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी या ज्वालामुखी से निकलता है। उसके बाद फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जो आपका कार्बन
बेस्ड, ऐसे केमिकल जिनमें कार्बन होता है और जो आपका हवा में उड़ जाते हैं। जैसे आपका कपूर, आपने सुना है कपूर, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जो आपका कपूर होता है, जिस घर में आप पूजा के लिए यूज करते हैं, उसको आप कुछ देर रखिए ना, तो उसको अगर खोल के आप रख दिए तो कुछ देर उड़ जाएगा वो हवा में, हवा में क्या करेगा, उड़ जाएगा कपूर, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके वोलाटाइल वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो उसमें कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं, और वो हवा, जो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री भी होगा या 16 डिग्री भी होगा, 70 डिग्री, तो हवा में कुछ देर रखेंगे तो उड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, विच ऑपरेट फ्रॉम द पेंट, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑन, मतलब 19 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग पॉइंट है, वो उबलने लगेगा। नॉर्मली सोचिए, गर्मी में हमारे टेम्परेचर 40, 42, 46 चला जाता है, तो पेंट में क्या पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का इरिटेशन टू द आईज एंड नोज एंड एलर्जी, तो जो आपका आंख में जलन होगी, नाक बहने लगेगी, नाक में दिक्कत हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका कैसे पाया जाता है, पेंट में, घर में जो पेंट करते हैं उसमें पाई जाती है। तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो केमिकल और कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं, जो रूम टेम्परेचर भी आपका उड़ जाते हैं। इसके बाद बात करें द मेन इनडोर सोर्सेस, देखिए दो चीज हमने बात की थी पॉल्यूशन की, इनडोर जो घर के अंदर होता है, आउटडोर जो आपका फैक्ट्री या वो गाड़ी के धुएं होता है, ठीक है। तो उसमें परफ्यूम्स जो आप लोग घर में यूज करते हैं, हेयर स्प्रे आजकल बहुत स्टाइल के यूज करते हैं लोग, फर्नीचर में जो पॉलिश आप लोग करते हैं, ठीक है, ग्लू कोई चीज चिपकाने के लिए, एयर फ्रेशनर बहुत महकाने के लिए घर में मार देते हैं, अच्छा लगता है, मॉथ रिपेलेंट जो होता है, या जानवरों छोटे छोटे इंसेक्ट को जो होते हैं उनको रिपेलेंट करने के लिए, जैसे ब्लैक हिट आपका होता है, रेड हिट होता है, वो वुड प्रिजर्वेटिव्स, लकड़ी को आपका दीमक से बचाने के लिए उसमें जो लगा कर रखते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप ध्यान रखिए घर में जो आप लोग यूज कर रहे हैं, इवन आपका नेल पेंट जो होता है, ठीक है, जो हमारी बहनें या महिलाएं लोग यूज करती हैं नेल पेंट्स, तो उसमें भी आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये होता है ना आपका नेल पेंट रिमूवर जो होता है, ठीक है, उसको आप लोग हवा में कुछ दिन खोल के रख दीजिएगा, ठीक है, वो हवा में कुछ दिन उड़ जाता है, उसी को हम लोग, तो इसीलिए आपका वीओसी में आता है वो, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद बात कर ले बेंजीन की थोड़ी सी, तो बेंजीन इज ए नेचुरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है जिससे भी आपका पेट्रोल, डीजल या नेचुरल गैस जो भी आपकी बन रही है वो किससे बनती है, क्रूड ऑयल से बनती है, ठीक है। इसका मेन जो होता है पेट्रोकेमिकल्स में, वो बेंजीन इसका मोस्टली नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बेंजीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेंजीन, बिकॉज बेंजीन हैज ए हाई ऑक्टेन नंबर, इट इज ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ गैसोलीन, ठीक है, इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, ठीक है, तो ये प्योर होता है, ठीक है, बेंजीन जिसमें रहता है वो प्योर होता है। बेंजीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर इलनेस, बेंजीन इज ए नोटोरियस कॉज ऑफ बोन मैरो फेलियर, ठीक है, जो आपकी बोन मैरो होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, बोन मैरो से ही आपका क्या बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो आपके बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे बायोलॉजी में, तो बोन मैरो की बात करेंगे, तो बेंजीन जो होता है आपका बोन मैरो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेंजीन जो है आपका पेट्रोलियम का सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें एथिलीन की, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एथिलीन इज वाइडली यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री, मच ऑफ दिस प्रोडक्शन गोज टुवर्ड पॉलीथीन जो आपका बनता है, जैसे पॉलीएथिलीन ही तो बोलते हैं, पॉलीथीन को क्या बोलते हैं, पॉलीएथिलीन, ठीक है। तो पॉलीथीन जो आपकी पन्नियां घर में यूज करते हैं आप लोग सब्जी लाने के लिए, कुछ लाने के लिए, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। एक माइक्रो, अच्छा आप बताइएगा कितने माइक्रोन से कम साइज वाली, कितने माइक्रोन से कम साइज वाली जो पॉलीथीन होती है एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक होती है, उनको बैन किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो पॉलीथीन जो होती है वाइडली यूज्ड प्लास्टिक कंटेनिंग पॉलीमर चेन ऑफ एथिलीन यूनिट्स इन वेरियस चेन लेंथ, और एथिलीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट नेचुरल प्लांट हार्मोन्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू फोर्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे आपका मैंगो होता है, आम, जैसे आपका पपाया होता है, जैसे आपका बनाना होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, बाद में उनको पकाया जाता है, तो किससे पकाया जाता है, एथिलीन से, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पेट्रोलियम में ये ध्यान रखना है कि बेंजीन जो होता है पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा घटक माना जाता है। दूसरा बात करें एथिलीन जो होता है वो आपका पॉलीथीन, पहली बात जो आपका पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीथीन जो घर में आप लोग यूज करते हैं, कितने माइक्रोन से कम की पॉलीथीन आप लोग यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा की मना है। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये पूछा गया है, देखिए मेरे वीडियो में जो आप ग्रीन कलर से कर दिया ना, उसको आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट की बात करें, फ्रूट को पकाने के लिए, फल को पकाने के लिए एथिलीन यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की, ठीक है, तो कुछ बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की अगर बात कर लें,
तो आपका पोलन फ्रॉम प्लांट्स जो होता है, पोलन क्या होता है कि आपका क्या होता है, प्लांट्स में जो फूल बनता है ना, फ्लावर बनता है, तो पॉलिनेशन के थ्रू ही बनता है, पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो अपने सिलेबस में प्लांट्स दिया नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोलन जो होता है प्लांट से, माइट हेयर फ्रॉम द पेट्स जो होता है, ठीक है, ठीक है, पेट्स मतलब जो आपके पेस्टिसाइड होते हैं, सब ये पालतू जो जानवर होते हैं उनके हेयर्स में। ठीक है, आपके फंगी जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, इससे आपका नॉर्मली ये फंगी जो होते हैं, कुछ फंगस आप लगाए फायदेमंद भी होते हैं, इनसे ब्रेड बनाया जाता है। पैरासाइट की हमने बात की थी, पैरासाइट की वो इंसेक्ट या वो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं कि जिस जगह पर रहती हैं उनको ही नुकसान पहुंचाती हैं। एंड सम बैक्टीरिया की बात की थी हमने। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एलर्जेंस एंड कैन कॉज अस्थमा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पोर्शन जो होते हैं ये आपके अगर चले जाए, ठीक है, तो शरीर में तो एलर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे क्योंकि प्लांट्स के जो पॉलेंस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, प्लांट्स में जब फ्लावर का हम लोग वो पढ़ेंगे, फूल का जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बात करें एस्बेस्टास की। ठीक है, तो एस्बेस्टास रेफर टू ए सेट ऑफ 6 नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट फाइब्रस मिनरल्स, जिसमें आपका क्राइसोलाइट आपका बात करें, क्रोकिडोलाइट की बात करें, एमोसाइट की बात करें, एंथ्रोफाइलाइट की बात करें, टर्मोलाइट की बात करें, एस्टोनोलाइट की बात करें। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एस्बेस्टोसिस एक रोग होता है, ठीक है, जो आपका कैंसर होता है ना। ठीक है, एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, निमोनिया टाइप रोग होता है। निमोनिया मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंड लगती है बच्चों में, ठीक है, ठंड लगती है और आपका जो लंग्स होता है ना उससे इफेक्ट होता है, लंग्स से। तो आप ध्यान रखिएगा, एस्बेस्टास बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि एस्बेस्टास जो होता है वो आपका लंग कैंसर जो होता है आपका, ठीक है, इवन आपका न्यूमोनिया जो होता है, ठीक है, जो आपका एस्बेस्टोसियस जो रोग होता है वो आपका एस्बेस्टास से ही होता है, तो ध्यान रखिएगा इतना। इसके बाद बात करें रेडोन। ठीक है, तो रेडोन गैस जो होती है वो आपकी सॉइल, मिट्टी से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडोन गैस कहाँ से निकलती है, आपकी मिट्टी, मृदा जो होती है उससे निकलती है। और ड्यू टू द मॉडर्न हाउसेज हैविंग पुअर वेंटिलेशन इट इज कन्फाइंड इनसाइड द हाउस एंड कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, तो बात करें तो इट इज कन्फाइंड इनसाइड द हाउस एंड कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, तो ये आपका रेडॉन गैस जो होती है वो आपकी मिट्टी से निकलती है, उससे लंग कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। उसके बाद बात करें ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग की, जो हम बार बार बात करें, इनको कभी GHG भी लिख के आ जाता है, ठीक है, या GHGS भी छोटा सा लिख के आ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस इज अनदर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये भी एयर पॉल्यूशन का एक पार्ट है। ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन हो गई, ठीक है, नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इनफैक्ट दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ज्यादा, मीथेन की कितनी ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो आपके प्लांट्स खाना किससे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज मेनली प्रोड्यूसर तो आपका प्लांट्स ही है ना। तो द एब्जॉर्ब सनलाइट reflected from the earth, preventing it from escaping into space by trapping heat in the atmosphere. They keep earth warm enough for the people to live. This is called a greenhouse effect. Greenhouse effect का मतलब क्या होता है, कुछ गैसों का जो एक आवरण होता है, ठीक, कुछ गैसों का जो क्या होता है, एक आवरण होता है जो सनलाइट को अंदर तो आने देते हैं लेकिन सनलाइट को जाने नहीं देते। सनलाइट को जाने नहीं देते तो आपका जो टेम्परेचर है ना, अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। अगर ये पूरा जाने दे, जैसे आपका रेडिएशन विंडो, रेडिएशन विंडो वो जगह होती है अर्थ पे, ठीक है, जहां पे सन की लाइट जितनी आती है उतनी स्पीड से वापस लौट जाती है, वो आपकी रुकती नहीं है, रिफ्लेक्टर जैसे काम करती है। जैसे आपका कोई मिरर लगा दिया जाए, सन की लाइट आई और चली गई, तो उसको रेडिएशन विंडो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो एक इसकी बात करें तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अगर बात करें तो ये आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, और ये क्या करती है, अर्थ को गर्म रखने का ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस नॉर्मली कहां से आया है कि जो बाहर फॉरेन में क्या होता है, ग्लास का एक घर बना दिया जाता है, ठीक है, ग्लास का, और इसके अंदर पेड़ पौधे लगा दिया जाते हैं। जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है, माइनस में रहता है टेम्परेचर, या 2 डिग्री 3 डिग्री, जहाँ पे पौधे जो है मर जाएंगे, तो क्या होता है वहां से सनलाइट जो होती है वो अंदर तो आ जाती है, लेकिन ये ग्लास जो होता है ना, कांच का ग्लास, कांच का मतलब ये जो आवरण होता है या घर होता है, वो सूर्य की किरणों को बाहर नहीं जाने देता और एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे आपके प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह की गैस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो कहते हैं कि जो कुछ हमारी
एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस पाई जाती हैं जो सन की आने वाली किरणों को तो आने देती हैं, बट जाने से पहले उनको एब्जॉर्व करके रोक देती हैं। और जब इनको रोक देती हैं तो ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म रखते हैं, अर्थ को गर्म रखते हैं। बट द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अगर एक बैलेंस कंडीशन में रहती ना, एक बैलेंस्ड कंडीशन में रहती, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित जैसे बात की, अगर बैलेंस्ड कंडीशन में तो उतना एटमॉस्फेयर को दिक्कत नहीं करती, लेकिन क्या है ये आपकी नहीं रहती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि जो आपने पेड़ पौधे काट दिए, ठीक है, उससे एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ गया। आप ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा गाड़ियां चलने लगी, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हो गई हैं, तो वहां से तो दिस हैज इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब। तो ये तो आपका पहले तो नॉर्मली अच्छा था कि आपको जीने के लिए टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था, ठीक है, 1.5 डिग्री से 2 डिग्री आपका वर्ल्ड का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये गैस ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई तो ज्यादा गर्मी होने लगी है। ठीक है, ज्यादा गैसेस ज्यादा सन को एब्जॉर्ब करेंगी, सन रेज को, और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो ग्लेशियर जो है आपके, ठीक, ग्लेशियर मतलब आपके बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, वो मेल्ट होंगे। वो मेल्ट होंगे तो आपका आइलैंड वाली जो कंट्री जो है ना, जब वो मेल्ट होंगे तो आपका जो ओशियन है, महासागर, उसका लेवल बढ़ेगा ना। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगी, ठीक है, वो पानी जब ओशियन में आपका जाएगा, महासागर में जाएगा, तो महासागर का लेवल बढ़ेगा। महासागर का लेवल बढ़ेगा तो जो आसपास की जो कंट्रियां हैं, जो आपकी कोस्टल रीजन में है, या आपके जो आइलैंड है जो पानी के बीच में, वो आपके डूब जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस और सोर्स की थोड़ी बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप जितनी बार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया एमपीएससी में, कितनी टाइप की गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, लैंड यूज चेंज, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो आप फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, किसी वजह से आप कोयला जला रहे हैं उसमें, और आपका डिफॉरेस्टेशन जो आप जंगल काट रहे हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पहली ग्रीन हाउस गैस। दूसरी आपकी मीथेन आती है। मीथेन भी आपकी बायोमास बर्निंग और राइस पैडी फील्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि चावल की जो खेती की जाती है उससे कौन सी गैस निकलती है, उससे मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, उससे मेथेन गैस निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप, कि राइस या पैडी की जो खेती की जाती है उससे कौन सी गैस निकलती है, मेथेन निकलती है। इसके बाद बात करें कि नाइट्रस ऑक्साइड, तो बायोमास बर्निंग, फॉसिल फ्यूल और फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब होता है आपका यूरिया, खाद जो आप डालते हैं, उससे आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन O3, कौन सी, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, इसको ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं या ट्रोपोस्फेरिक भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका जैसे कि आपको बताया गया कि आपके नॉर्मली जो CO2 निकलती है, वो जो प्रेजेंट होती है आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करके ही O3 बना देती है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसके बारे में हमने पढ़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आपकी ओजोन को लेयर को खराब कर रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में निकलती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जैसे कि आपको बताया गया, रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है, AC जो होता है, उसमें आपकी यही गैस यूज होती है। इसके बाद बात करें सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो वॉल्केनो, आपका ज्वालामुखी, कोल बेस्ड पावर प्लांट, जो आपका पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट वहां से, और बायोमास बर्निंग, कोई चीज जलाते हैं तो इतना ध्यान रखिए। ग्रीन हाउस गैस 1 2 3 4 5 6, और इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC भी आती है। ठीक है, तो इतना ध्यान जरूर रखिएगा, कौन सी गैस इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछ लेता है, CO उसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की बात करें। ठीक है, तो इंक्रीज इन द वर्ल्ड वाइड एवरेज टेम्परेचर कॉज्ड इन पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड ग्लोब, जो आपके बताया गया आपको कि जो आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, जब उनकी संख्या बढ़ जाए, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से उनकी संख्या बढ़ जाए, या आप जंगल में पेड़ काट रहे हैं, तो जब ये चीजें इम्बैलेंस हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो ज्यादा जो सन होता है, सन की लाइट होती है, उसको इन्जॉल्व करती है, और ग्लोबल को बहुत ज्यादा, जो वर्ल्ड होता है उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, जिससे आपके क्या होते हैं, आइस शीट जो होती है, जो आपकी बताया गया, बड़े बड़े स्नो की, बर्फ की जो शीट्स होती है वो, और आपका ग्लेशियर जो होता है मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और जब मेल्ट होते हैं तो इसका सी लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। किस लेवल से बढ़ा, 2 मिलीलीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। और द राइजिंग सी विल इवेंचुअली फ्लो फ्लाइंग कोस्टल रीजन, जो आपको बताया गया कि जो इनका सी लेवल अगर बढ़ेगा तो आसपास के जो कोस्टल जो आपके कंट्री हैं वो डूब जाएंगे। इसके अलावा जो छोटे आइलैंड हैं, जैसे मालदीव्स जैसे आइलैंड, वो सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है। इसके बाद बात करें ओजोन होल कॉज एंड हार्म ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन होल जैसे कि आपको बताया गया कि आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होती है, O3 होती है, वो हमारी फायदेमंद है, क्योंकि सन से जो किरण आ रही है,
ठीक है, वो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो हमारी बॉडी में अगर पड़ेंगी तो हमें स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है, ठीक है, तो ये उस चीज को रोकती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर हैज ए ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। क्लोरीन फ्रॉम द केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे आपको बताया गया कि क्लोरीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है जो आपका एसी और फ्रिज में यूज होता है, कॉजेज डैमेज टू द ओजोन लेयर। क्लोरीन कंटेंट in the CFC on reaching the ozone layer split the ozone molecules to form O2। तो क्या करते हैं, O3 को क्या O3 के साथ रिएक्शन करके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के O3 के साथ रिएक्शन करके O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डिप्लीशन का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ओजोन होना चाहिए तो उसको O2 में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हुई तो वो उसकी परत जो है वो पतली होती चली जाएगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ ओजोन डस गेट्स रिड्यूस्ड एंड कैन नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ यूवी रेज, ठीक है। तो वही अब बात कर रहे हैं, ओजोन की होती कम हो जाती है और यूवी रेज को आपको क्या करती है, वो प्रिवेंट नहीं कर पाती है। और देयर हैज बीन रिडक्शन ऑफ ओजोन अम्ब्रेला और शील्ड ओवर द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, दिस इज नोन ओजोन होल। देखिए क्या होता है, ठीक है, एक आप सोच ली ब्लैंकेट, कंबल है, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर आपका करीब 33 से 35 किलोमीटर के बीच पे है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। सन की जो किरण आ रही है उसमें से जो बैंडविड्थ होती है, हर चीज की एक बैंडविड्थ होती है, तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की जो बैंडविड्थ होगी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की जो बैंडविड्थ होगी उसको क्या करेगी, वो रोक लेती है, ये आने नहीं देती, तो वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता और हमें कैंसर नहीं होता। लेकिन क्या होता है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी चीजें, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और जब इस लेवल पे पहुंचती हैं, ठीक है, हल्की गैसें हैं, उड़ के जब इस लेवल पे पहुंचेंगे तो ये यहाँ पे ओजोन जो उससे रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें जैसे क्लोरीन है आपका, ठीक है, वो ऑक्सीजन से O3 से रिएक्शन कर लेंगी, तो क्या करेंगी कि कुछ क्लोरीन का ऑक्साइड बना देंगी और O2 ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करेंगे ओजोन को। जब इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, O3 की जो मात्रा है, सपोज पहले 100 थी, ठीक है, तो ये मात्रा 90-80 होती जाएगी। जब इसकी मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, ये जो कंबल है पतला होता जाएगा और ये पतला होता जाएगा तो यूवी रेज जो है अंदर घुस जाएंगी और हमें क्या करेंगी, डैमेज करेंगी। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कि आपका जो वाला एरिया जो होता है स्नो से ढका होता है, स्नो मतलब बर्फ से ढका हुआ एरिया जो होता है, जैसे आपका आर्कटिक पोल वाला रीजन, ठीक है, जो पूरा बर्फ से ढका है, तो सन की किरण आएगी, सूर्य की किरण जब आएगी तो उसकी जो बर्फ है ना वो एक शीशे की तरह, मिरर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, मिरर की तरह काम करती है। और जब ये मिरर की तरह काम करेंगी ना, तो जब इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी ना, तो ओजोन की किरण, ओजोन जो होती है ना O3, उसको और ज्यादा डैमेज करेगी। क्योंकि आपकी, जैसे कि आप आंख में कभी शीशा मारे अपने, आप सन की किरण के सामने शीशा मार के किसी की आंख में मारे, कितना ज्यादा नुकसान करता है आंख को, ठीक है। तो उसको भी इसी तरह क्या होता है, जब आती है और ये बर्फ की जो आपकी लेयर है वो आपकी एक शीशे की तरह काम करती है और इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो जो आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर वाला ओजोन लेयर होता है ना, वो आपका डैमेज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन होल बोलते हैं, क्योंकि वहां की जो ओजोन है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, O2 में, ठीक है, ध्यान रहेगा। इफ कुछ बात कर ले इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की, इफेक्ट क्या होता है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं। ओशियन का मतलब हम बता चुके हैं आपको, महासागर, ठीक है, महासागर। एसिडिफिकेशन की मतलब उसका पानी एसिड हो गया, एसिड मतलब आपको पता है, ठीक है, अम्ल हो गया उसका। तो ओशियन एडिफिकेशन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन इंड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओशियन एडिफिकेशन जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओशियन एडिफिकेशन किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी सी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी और कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कौन सी एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पहले भी हमने पढ़ा भी पहले वाली स्लाइड में, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। देयर बाय डिक्रीजिंग द ओशियन पीएच लेवल जो होगी आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी और आपका ये जो होगा वो एसिड की तरफ चली जाएगी, ठीक है, 7 के नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो उसके बाद ये ओशियन एसिडिफिकेशन, उसका पानी जो होगा अम्ल की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड पानी, किसी पानी में ये पानी का आप एक ग्लास लीजिए, उसमें एसिड डाल दीजिए, तो उसका पानी क्या होगा, धीरे धीरे एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो आपका पानी में जो सी वाटर है, ठीक है, जिसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसमें डिजॉल्व होगा, तो उसके साथ वो कार्बोनिक एसिड बना लेगा और धीरे धीरे जब एसिड फैलता जाएगा तो उसका पानी जो होगा क्या होगा, एसिड बनता जाएगा। इसको हम लोग ओशियन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। इट हैज द पोटेंशियल टू चेंज मैरीन इकोसिस्टम इम्पैक्ट। तो क्या करेगा, जिसके अंदर जो रहने वाले जानवर है ना, मैरीन इकोसिस्टम, जो पानी वाले के बारे में पढ़े एनवायरमेंट में, तो उसमें रहने वाले जो मछलियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक, प्लैंकटॉन्स है, वो क्या होंगे, फाइटोप्लैंकटॉन्स है, वो धीरे धीरे क्या होंगे, मर जाएंगे।
क्योंकि केमिकल्स तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ना आपकी बॉडी को। तो चेंज इन स्पीसीज ग्रो एंड रिप्रोडक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एडaptation इकोसिस्टम विल थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। तो आपको पता है कि इकोसिस्टम में हर चीज़ जो बैलेंस कंडीशन में चलती है, धीरे धीरे वो जब जानवर मरेंगे तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी है, उसमें जो रहने वाले प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, वो भोजन नहीं बनाएंगे। उसमें रहने वाली जो मछलियां हैं, छोटे छोटे जानवर जो इन प्लांट्स पे पानी के अंदर वाले प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो धीरे धीरे मर जाएंगे, जिससे आपकी मछलियां मर जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मतलब एनवायरमेंट के लिए जरूरी है वो चीज़ें खत्म होंगी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्यूडेशन ऑफ द इरोजन ऑफ लो लाइंग एरिया, देयर बाय हैम्परिंग क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन एंड डिजास्टर रिस्क। ठीक है, इतना ध्यान इसको नहीं रखना, जो ध्यान रखना बता दे रहा हूँ। इसके बाद बात करें एसिड रेन की। ठीक है, एसिड रेन ये भी पूछा गया है। ठीक है, एसिड रेन में सबसे पहली बात करें कि नॉर्मल जो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक चीज बता देता हूं कि अर्थ में सबसे ज्यादा प्योर वाटर कहाँ मिलता है। अर्थ में सबसे ज्यादा प्योर वाटर कहाँ से आता है, तो आपका रेन वाटर से आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्योर वाटर कहाँ से आता है, रेन वाटर से आता है। तो एसिड रेन क्या होता है, नॉर्मली रेन वाटर हैज पीएच ऑफ 5.6 रहता है, उसका 5.6 रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हेन द पीएच ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, जैसा कि आपको आंसर मिल गया है कि 7 के नीचे जब धीरे धीरे चीजें जाती हैं तो क्या हो जाती है, एसिड हो जाती है। ठीक है, 7 के नीचे जाती है एसिड हो जाती है। तो जो आपका रेन है ना, जब आपका नॉर्मली बारिश हो रही है तो अगर CO2 ज्यादा प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगी, तो और उसके बाद क्या करेगा, उसका पानी जो होगा वही कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड, क्योंकि CO2 जो है आपका, जो चीज आपकी जैसे कि समुद्र के अंदर हो रही है तो ओशन एसिडिफिकेशन, वो चीज अब हवा में हो रही है, पानी उसको मिल रहा है जो रेन हो रही है, और CO2 जो है हवा में है। ठीक है, तो वो उससे घुल जाएगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी और क्या करेगी, एसिड जैसा काम करेगी। कैसा काम करेगी, एसिड जैसा वो रेन काम करेगी। सेम चीज जो आपका समुद्र का पानी हो रहा था, वही पानी जो हो गया बरसने वाला पानी। इट रेफर्स टू द वेज इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिपोजिटेड ऑन द अर्थ सर्फेस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर विच आर एसिडिक इन नेचर कैन ब्लो बाय विंड along with solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground as dry deposition or in the water, fog and snow as a wet deposition। ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड और CO2 जो है ये आपका एसिड रेन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। यह सबसे ज्यादा किसकी वजह से एसिड रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, और आपका किसकी वजह से, CO2 की वजह से। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, एसिड की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आप 3 चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि एसिड रेन की, तो एसिड रेन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट एमिट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखिएगा, सल्फर और एटमॉस्फेयर जो हमने बात की है कि सल्फर और नाइट्रोजन जो होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है, और हवा से जो होता है हल्का होता है, तो हवा से बहता हुआ आ जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं, या तो अर्थ में सेटल डाउन हो जाएंगे, या तो आपका पानी के अंदर, या तो फॉग के रूप में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, SO2 और NO2 जो होता है वो एसिड रेन में आता है, और एसिड रेन जो होता है किसकी वजह से, कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एसिड रेन की अगर बात करें तो जो आपको बता दिया गया है, SO2 आप ध्यान रखेंगे, NO2 आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक एसिड ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो सोर्स ऑफ एसिड रेन में आप किसकी वजह से एसिड रेन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबकी वजह से। ठीक है, और इसमें आपका नेचुरल सोर्स सेम ही रहेगा, वॉल्केनिक रहेगा, ओशन रहेगा। ठीक है, लाइटिंग की वजह से बता दिया आपको, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है, NOx की बात की थी हमने ना, जो आपका थंडर स्टॉर्म या बारिश होती है तो जो बादल गरजते हैं उसमें जो लाइटिंग होती है तो उसमें NO2 आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपका प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपका प्रोड्यूस होता है, फॉर्मिक एसिड किस में होता है आपका, चींटी में कौन सा एसिड होता है आप बताइएगा वो। ठीक है, चींटियों में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड आपका फॉरेस्ट फायर से प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि आपको बताया जा चुका है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आल्सो प्री इमिशन है प्लांट्स के, जो आपके जब आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती है एटमॉस्फेयर में या जलने के लिए, कोल के जलने के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो यह इस बार एक बार ये स्लाइड देख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद बात करें एसिड रेन का इंपैक्ट क्या होता है, तो एसिड रेन का इतना आपको इंपैक्ट कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, एसिड रेन जो हो गया फिश और वाइल्ड लाइफ, क्योंकि पानी के अंदर गिरेगी, ओशन जहाँ पे आपकी फिश रहती है या जानवरों का पीने का पानी जो होता है उसमें घुल जाएगी, तो वो क्या होगा, वो उनके लिए इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो एसिड पियेंगे तो अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, गल जाएंगे या काम नहीं करेंगे। ठीक है, प्लांट्स एंड ट्री में सिंपल चीज है कि आप किसी पौधे में अगर एसिड डाल दीजिए तो क्या होगा, वो क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो
एसिड रेन लीचेज एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल, दैट एल्यूमिनियम मे बी हार्मफुल टू प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो ध्यान रखिएगा एक चीज ये कि आपका नॉर्मली पानी पीने का पानी मिल जाएगा तो जो जानवर जो पीते हैं या जो मछलियां उसमें रहती हैं वो मर जाएंगी। एसिड रेन प्लांट्स के पेड़ पे गिरेगा उसको जला देंगी। ठीक है, मटेरियल पे जो होता है, जो भी मटेरियल है आपका, स्टोन है, पत्थर है, मार्बल है, ठीक है, या आपका ताजमहल है, ताजमहल जो बर्बाद हो रहा है, येलो कलर हो रहा है ना, किसकी वजह से हो रहा है? यही एसिड रेन की वजह से हो रहा है कि आपका एसिड रेन जो होता है वो उस पर गिरता है और उसका जो मार्बल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गलता जाता है, तो उसमें ड्राई डिपोजिशन होता जाता है सल्फर का। ठीक है, सल्फर का कलर येलो ही होता है, सल्फर का, नाइट्रोजन का, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता जाता है। व्हेन एसिड रेन एंड ड्राई एसिडिक पार्टिकल्स फॉल टुवर्ड द नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट मेक द पार्टिकल एसिड कैन लैंड ऑन द स्टैचू, जो होते हैं नॉर्मली स्टैचू, जो बात की बड़े बड़े स्टैचू बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनी रहती हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर और जो आपके पोल्स होते हैं लोहे के या मेटेरियल के, उनमें जो होगा आपका जंग टाइप लग जाती है और एसिडिक हो जाता है वो। ठीक है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, नॉर्मली आपका बात करें तो SO2 NOx जो होता है ह्यूमन बॉडी में भी आपका, तो पीने के पानी में ऊपर से हवा जो ले रहे हैं आप उसमें ही पहुंच जाएगा, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी करता है। इसके बाद बात करें स्मोक की, ये भी थोड़ा सा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मोक का इसमें आपसे कुछ नहीं पूछता है, स्मोक दो वर्ड से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग से, तो किस चीज से बनता है ये पूछ लेता है। तो द वर्ड स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक एंड फॉग, इट इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल। ठीक है, व्हीकल्स एमिशन, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट बात की थी जो नॉर्मली जो प्राइमरी प्रोड्यूस कर देते हैं आपके चीज जलने से, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में आपका रिएक्शन करके बन जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब आपका ये भी आपको दो टाइप के होते हैं, एक आपका क्लासिकल स्मोक होता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है क्लासिकल स्मोक जो होता है, जैसे आपकी ठंड होती है ना, विंटर सीजन जो कोहरा पड़ता है ना, विंटर सीजन जो कोहरा पड़ता है वो क्या है, वो एक टाइप का फॉग होता है। ठीक है, फॉग होता है। ठीक है, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, स्मोक तो आपको बता दिया गया कि स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो विंटर वाला जो होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा। विंटर वाली जो आपका फॉग पड़ता है, इसको आप लोग क्लासिकल फॉग बोलते हैं। ठीक, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, केमिकली रिड्यूसिंग मिक्सचर एंड इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकली इट इज रिड्यूसिंग मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर को रिड्यूस करता है, तो क्लास इतना आप ध्यान रखिएगा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद फोटोकेमिकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक की हम बात करें तो ये आपका गर्मी के टाइम पे भी और सूखे टाइम पे, ठंड के टाइम पे भी, इवन आपका सनी क्लाइमेट जो होता है, धूप में भी आपका कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, जैसे आप लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा कभी कभी पॉल्यूशन आप लोग देखते हैं ना, कि नॉर्मल टाइम पे भी क्या होता है, वहां पे कोहरा टाइप हो जाता है, या यमुना का पानी आप देखते हैं ना कभी कभी फॉग टाइप या आपका झाग टाइप आ जाता है। तो आपका द मेन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल फॉग रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ऑटोमोबाइल। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, ये आपका विंटर वाला किसकी वजह से होता है, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड की वजह से। तो ध्यान रहेगा आपको, क्लासिकल स्मोक सल्फर डाइऑक्साइड और फोटोकेमिकल आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। फोटोकेमिकल स्मोक कैन हाईली कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइज एजेंट दैट इज देयरफोर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज स्मोक। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्लासिकल स्मोक को हम लोग रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो दो चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लासिकल स्मोक को हम लोग रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। और कॉमन चीज इसमें क्या है, स्मोक और फॉग तो रहेगा, क्यों स्मोक वर्ड इसी से बना है, स्मोक और फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल्स में भी क्या रहेगा आपका, गर्मी के टाइम पे पड़ेगा, धूप रहेगी तो भी ये पड़ सकता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलनी रहती है। और ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो आपका प्राइमरी एमिशन या के साथ कंबाइंड होकर बनाया जाता है। हमने बात की सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट हवा के में जो चीजें प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन के साथ बनाए जाते हैं। स्मोक कंटेन सूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अदर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर स्मोक सिंपल पूछ लेगा तो आप ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि इसमें आपका क्लासिकल स्मोक में आपका सल्फर डाइऑक्साइड था। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें फोटोकेमिकल स्मोक में था, और उसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न, वैरायटी ऑफ पॉल्यूशंस आर इमिटेड टू एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर। तो जैसे कि आपका कोल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल आप लोग पेट्रोलियम जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका कोल निकलता है वो आपका चला जाता है। टू ऑफ द पॉल्यूटेंट दैट आर इमिटेड आर हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है,
फोटोकेमिकल की बात करें तो इसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन की वजह से हमने पढ़ा था ना, तो आपका हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जो आपके कम जले हुए फ्यूल होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, व्हेन दिस पॉल्यूशन बिल्ड अप बाय द सफिशिएंट हाई लेवल, ए चेन रिएक्शन ऑकर फ्रॉम देयर रिएक्शन विद सनलाइट इन विच NO इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हुआ था। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बना था? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से आपका क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड ब्रेक डाउन इन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फ्री ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है। इतना ध्यान आपको जो रखना है वो आपको बताया जा चुका है। इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, तो पहली बात तो ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इरिटेटिंग द नोज, जो आपका नाक होती है उसमें आप लेंगे तो आपको जलन होगी, गले में जलन होगी, आंखों में जलन होगी। ठीक है। इसके अलावा आपका रबड़ वाले प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो आपका डैमेज हो जाएगा। प्लांट जो आपका होता है, ठीक है, प्लांट की लाइफ जो होती है वो आपकी डैमेज हो जाएगी। ठीक है। आपके मेटल में कोरोजन लग जाएगा, जंग जो होती है ना चीजों में, जंग लगने लगेगी। ठीक है। स्टोन्स में, बिल्डिंग्स मटेरियल, रबड़, पेंटेड सरफेस, हर जगह जो खराब होगी वो फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से, क्योंकि इसमें भी आपका क्या है? एसिड रेन वाली चीज ही है। ठीक है। इसमें भी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे भी आपका वही चीजें होंगी जो आपका एसिड रेन से हो रहा था। ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।